Hello students, welcome to Eklavya Institute. Today we are going to start with a very interesting chapter, that is eukaryotic cell from chapter number 8 biology standard 11. आज हम देखेंगे structure of a typical animal cell और फिर उसके बाद उसे compare करेंगे कि plant cell से वो कैसे different है. So let's start with the diagram of a typical animal cell. सबसे पहले सेल में एक आउटर कवरिंग होती है. एनिमल सेल इज समवट सर्कुलर इन स्ट्रक्चर. अभी अगर हम एक टिपिकल एनिमल सेल बना रहे हैं तो इस टाइप से ही थोड़ा बनाएंगे. तो ये जो सबसे बाहर का मेम्ब्रेन मैंने बनाया, दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही बात है. दिस इज द आउटर कवरिंग. सेलेक्टिवली परमिएबल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स का बना हुआ होता है. जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिटेल्स पढ़ेंगे तब हम इसका फंक्शन और इसका स्ट्रक्चर, किस तरीके से प्रोटीन्स और लिपिड्स अरेंज्ड है, वो सब चीज़ें तब हम डिस्कस करेंगे. ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, अभी सेल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज व्हाट, दैट इज न्यूक्लियस, जिसे कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल. न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. न्यूक्लियस, अभी एनिमल सेल है तो न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट रहेगा. न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है. दो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसकी, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन. इस तरीके से आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है. ओके, अब यहाँ पे मेम्ब्रेन में थोड़े से पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है. कुछ चीज़ें, कुछ मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस में बनते हैं और वो न्यूक्लियस के बाहर ट्रांसपोर्ट होते हैं. कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ बाहर साइटोप्लाज्म में बनते हैं और न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे? इन पोर्स के थ्रू. तो ये क्या बनाया मैंने? दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये जो पोर्स मैंने बनाए, दीज आर न्यूक्लियर पोर्स. सिंपली पोर्स भी आप बोल सकते हैं. न्यूक्लियस के अंदर का जो ये पूरा एरिया है, न्यूक्लियस के अंदर जो ये पूरा एरिया है, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म में एक डार्क स्टेन्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है. यहाँ पे बना देते हैं. एक डार्क स्टेन्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है. इसे क्या कहते हैं? दिस इज न्यूक्लियोलस. और इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इस तरीके से कुछ फाइबर्स प्रेजेंट हैं. These are what? These are chromatin fibers. These are chromatin fibers. अब ये सारी चीज़ें मिला के होता है न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस में ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स प्रेजेंट हैं. उसके बाद अंदर का जो पूरा एरिया है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म में एक डार्क स्ट्रेन स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, दैट इज न्यूक्लियोलस. और कुछ फाइब्रस स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, दैट इज व्हाट, क्रोमेटिन फाइबर्स. अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेल का जो ये बाहर का एरिया है, इसे क्या कहते हैं? सेल का जो बाहर का एरिया है इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म. तो सेल का जो एरिया है दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. जैसे न्यूक्लियस के अंदर का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को कंबाइन करके कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म. तो कंफ्यूज नहीं होना है कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोप्लाज्म. सेल के अंदर का पूरा एरिया समझ लो प्रोटोप्लाज्म. उसमें से न्यूक्लियस का जो एरिया है उसे कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म को छोड़ के जो एरिया रह गया है प्रोटोप्लाज्म का उसे कहेंगे साइटोप्लाज्म. नाउ लेट्स सी विच सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है इस सेल के साइटोप्लाज्म में? तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से अटैच्ड
इस तरीके से कुछ रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। दिस इज व्हाट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत सारे प्रोटीन्स और लिपिड्स बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर राइबोसोम्स अटैच्ड है, ऐसे कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर्स अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो कहीं कहीं पे हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस को एक रफ अपीयरेंस देते हैं। तो इस पार्ट को हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ रफ ER, या फिर इसे सिंपली बोला जाता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां पे ये राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है उस पार्ट को कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सिंपली SER। अब इनके फंक्शंस जो हैं जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि क्या फंक्शंस हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा यहाँ पे बना देते हैं ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। दिस इज गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस। ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था उनका नाम था कैमिलो गोल्जी, तो उनके नाम से ही गोल्जी नाम आया है। तो गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज ऑलमोस्ट साथ साथ ही प्रेजेंट होते हैं। अभी थोड़ा सा मैंने इसको अलग बनाया है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी जो है वो साथ में फंक्शन करते हैं। दैट आल्सो वी विल डिस्कस लेटर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी कर सकता है। ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के न्यूक्लियस की तरह डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन। अब इसमें कैसा होता है, आउटर मेम्ब्रेन तो रेगुलर होता है, इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है। इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है जो सरफेस एरिया बढ़ाता है। ओके, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है क्योंकि एटीपी का जनरेशन यहीं पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया की बात देखते हैं। कुछ वैक्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं इन द एनिमल सेल। स्मॉल वैक्यूल्स, प्लांट सेल में हम देखेंगे कि बहुत ही लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। वेरी फ्यू स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। देन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिनके अंदर समथिंग इज फिल्ड, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इनके अंदर फिल्ड है। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर्स हैं स्मॉल जो गोल्जी बॉडीज से बनते हैं, लेकिन इनके अंदर भरा हुआ होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। दे आर कॉल्ड एज लाइसोसोम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है लाइसोसोम्स का, दैट वी विल डिस्कस आफ्टर लाइसोसोम्स। यहाँ पे बना देते हैं सेल डिवीजन में हेल्प करने वाला एक स्ट्रक्चर, दिस इज सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेंट्रोजोम के अंदर रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ऐसे 90 डिग्री में प्रेजेंट है रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। दे आर कॉल्ड एज सेंट्रियोल। उसके बाद सेल में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। दे आर cytoskeleton structures. So these are the main cell organelles which are present in the animal cell. Now let's make the plant cell and
and then we can see which structures are there in the plant cell, कैसे different है plant cell एक animal cell से. Now let's see the structure of a typical plant cell. Plant cell usually hexagonal shape का हमें दिखाई देगा. इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही हम हेक्सागोनल शेप का बना रहे हैं. अब देख सकते हैं कि कैसे शेप में ही डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के. सो दिस इज व्हाट दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल. अब वन एडिशनल स्ट्रक्चर इज आल्सो प्रेजेंट अलोंग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लांट सेल के बाहर एक एडिशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. दिस इज व्हाट this is cell wall. Cell wall mainly mechanical strength देता है plant cell को. So this is cell wall. अब because जो cell wall है plant cell का वो बना हुआ होता है cellulose. सेल्यूलोजिक सेल वॉल होता है. प्रोकैरियोटिक सेल पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ था सेल वॉल, बट यहाँ पे सेल्यूलोज का बना हुआ है सेल वॉल. अब प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल बहुत बड़ा होता है. फॉर एग्जाम्पल अभी एनिमल सेल में जो सेंट्रल पार्ट था दैट वाज कैप्चर्ड बाय न्यूक्लियस, बट इन द प्लांट सेल मैक्सिमम पार्ट जो है वो वैक्यूल ने ले लिया है. तो न्यूक्लियस जो है वो हमारा सेंटर में नहीं रहेगा, थोड़ा सा साइड में हो जाएगा. दिस इज व्हाट दिस इज वैक्यूल. वैक्यूल के अंदर जो पूरा वाटरी सब्सटेंस जो पूरा भरा हुआ है वैक्यूल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज सैप. SAP sap. Sap mainly consists of water and minerals. Water और minerals से भरा हुआ रहता है. Now let's see the nucleus. Nucleus जो है वो सेंटर में नहीं है because but obvious vacuole is present in the center. Somewhat काफी ज़्यादा एरिया जो है ले लिया है उन्होंने vacuole ने. तो यहाँ पे हम यहाँ पे बना देते हैं nucleus. Nucleus again double membrane structure. Double membrane structure है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर कोर है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज दिस नॉट ओनली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस है इट इज सिमिलर टू द एनिमल सेल न्यूक्लियस. कोई इसमें चेंज नहीं है, एवरीथिंग इज सिमिलर. The nucleolus is present, then chromatin fibers are present. अभी सबको अलग अलग नहीं लिखेंगे, we will write nucleus. This nucleus is exactly as the animal cell nucleus. Okay, let's draw the cell organelle. Endoplasmic reticulum, यहाँ पर भी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी सिमिलर होता है एनिमल सेल. अगर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, इफ राइबोसोम्स आर अटैच्ड देन इट इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है दैट पार्ट विल बी कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अपार्ट फ्रॉम दैट Golgi bodies, it is also similar to that of animal cell. जो भी मॉलिक्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं उनकी पैकेजिंग, उनका मॉडिफिकेशन गोल्जी बॉडीज में होता है. ओके, व्हाट आर अदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट?
आउटर मेम्ब्रेन विल बी रेगुलर, इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। कोई डिफरेंस नहीं है इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। अभी तक हमने एक ही डिफरेंस देखा है प्लांट से, हमने अभी तक दो डिफरेंस देखे हैं। एक तो शेप में डिफरेंस देखा है, सेल वॉल प्रेजेंट है और वैक्यूल बहुत बड़ा है, सो आई थिंक 3 डिफरेंस हो गए। चलो ओके, वन मोर थिंग इज देयर, यहाँ पे हमने सेंट्रोसोम बनाया था जिसमें सेंट्रियोल भी प्रेजेंट था। प्लांट सेल में वो बनाने की हमें जरूरत नहीं है, नहीं प्रेजेंट है, तो सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इन द प्लांट सेल। ओके, वन मोर थिंग, दीज गोल्जी बॉडीज को एक और नाम से भी जाना जाता है, डिक्ट्योसोम्स। बट ओनली इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में हम गोल्जी बॉडीज को डिक्ट्योसोम्स भी कहते हैं। एनिमल सेल के गोल्जी बॉडीज को हम डिक्ट्योसोम्स नहीं बोलेंगे, बट इन द प्लांट सेल्स वी विल कॉल इट डिक्ट्योसोम्स। वन स्ट्रक्चर जो कि डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है एंड इट इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, ये एनिमल सेल में नहीं है। दिस इज व्हाट, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड इट इज द स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स। दिस इज क्लोरोप्लास्ट। एक्चुअली प्लास्टिड्स बोलते हैं। प्लास्टिड्स के 3 पार्ट्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूरोप्लास्ट। सो वी विल डिस्कस इट जब हम प्लास्टिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्लोरोप्लास्ट लिखा है। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल एंड नॉट इन द एनिमल सेल, like the centrosome which is present only in the animal cell and not in the plant cell. Lysosomes we had drawn there, lysosomes यहाँ पर भी present है, lysosomes are present here also, lysosomes. Okay, एक और चीज, स्मॉल say round structures. These are what? These are the free ribosomes which are present in the cytoplasm. Ribosomes का एक ही काम होता है, that is protein synthesis. Ribosomes जहाँ पर भी present होते हैं हमेशा protein synthesize कर लेते हैं। तो साइटोप्लाज्म में कुछ free ribosomes present हैं। In the same way यहाँ पर भी in the animal cell also some free ribosomes are present in the cytoplasm. When we had discussed prokaryotic cell, these are ribosomes. Prokaryotic cell का ribosome जो था that was 70S. Eukaryotic cell का जो ribosome होगा that will be 80S. तो ये सेम ही रहेगा ribosomes. 80S ribosome जो है वो प्रेजेंट रहता है plant cell and animal cell, or we can say in the eukaryotic cell. So this is the typical structure of a plant cell and the animal cell. Now you can see what are the differences here. So in the next class we will start with the plasma membrane, a very important structure of eukaryotic cell. And don't forget to like and subscribe our channel.